नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2 महीने का करंट अफेयर एक साथ कवर करने वाले हैं, जो होने वाला है जुलाई और अगस्त 2023 के छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। दो महीने के करंट अफेयर को लेकर एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसी क्रम में 2 महीने का फिर से करंट अफेयर एक साथ हम कवर करेंगे, जुलाई और अगस्त जो 2023 का। यहाँ से करंट अफेयर कवर कर लेने के बाद कोई और सोर्स से करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो पीडीएफ जिससे मैं आपको करंट अफेयर बताऊंगा वो भी पीडीएफ आपको हमारे आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। कैसे करना है? आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ पर जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो होम पेज में ही आपका 3 लाइन वाला जो सेक्शन होता है उसको क्लिक करके फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको ये सारे करंट अफेयर के पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो कहीं और से करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, हर एक तथ्य। चले शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पहले जुलाई महीने का 2023। आइए, सबसे पहली बात आज की है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लास्ट प्रीलिम्स में सीजीपीएससी को कोई भी सा एग्जाम हो उसमें प्रश्न इससे पूछा गया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 की बात कर लेते हैं। नया सेशन, हालांकि सितंबर जो अभी है वो चल रहा है। ठीक है, तो अगले महीना भी इसके बारे में पढ़ेंगे कि रिजल्ट क्या रहा, कौन कौन जीता, इन सब के बारे में नेक्स्ट हम मंथ में चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी आइए देखते हैं जो बातें विशेष है इसके संबंध में। सबसे पहले तो उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ के जितने भी पारंपरिक खेल हैं उनको संरक्षित करना या प्रोत्साहित करना, खेल के प्रति जागरूकता फैलाना कि छत्तीसगढ़ के जो खेल होते हैं, ठीक है, खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना जो यहाँ के लोकल खिलाड़ी है, और खेल भावना का विकास करना है उद्देश्य। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक नाम है ना। आयोजन प्रतिवर्ष ना, ध्यान रखेंगे इसको हमेशा के लिए, प्रतिवर्ष हरेली त्योहार के दिन इसका शुभारंभ होता है। क्लियर? और इस वर्ष इसकी शुरुआत 17 जुलाई 2023 से हुई और कब तक चलेगा? 27 सितंबर तक चलेगा। मतलब कितने महीने का यह ड्यूरेशन हो रहा है? 2 महीना 10 दिन का ड्यूरेशन हो रहा है। देख लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 17 से 27 मतलब कितना? 2 महीना 10 दिन। क्लियर? तो देखो ये लिखा है 2 महीना 10 दिन तक चलने वाला ये खेल प्रतियोगिता कितने चरणों में आयोजित होगा? 6 चरणों में आयोजित होगा। देखो छत्तीसगढ़ ओलंपिक से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए गए थे, तो हर एक बातों को फोकस करिएगा। कितने चरण में, कब से कब तक, कितने माह तक चला, कब शुरू हुआ, हर एक बातें। ठीक है, अभी देखो प्रतिभागी आयु वर्ग इसमें क्या क्या है। अगर प्रतिभागी आयु वर्ग की बात करें तो प्रथम वर्ग है 18 वर्ष की आयु तक के लोग। ठीक है, दूसरा वर्ग है 18 से 40 वर्ग आयु सीमा तक के लोग, और फिर तीसरा वर्ग भी शामिल है इसमें, 40 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागी भी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भाग ले सकते हैं। क्लियर है इतनी बातें? आई होप वीडियो क्वालिटी वगैरह सब सही होगी, आवाज वगैरह मेरा सही आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़े। अभी देखो शामिल खेल कौन कौन से। 16 खेल इस बार शामिल किए गए हैं दोस्तों। कितना? 16 खेल। ठीक है, इससे पहले के जो पिछला जो हमारा एडिशन था इसका, उसमें 14 खेल शामिल किए गए थे। अभी इस वर्ष एकल श्रेणी में ना रस्सी कूद और कुश्ती को भी जोड़ लिया गया, मतलब ये 2 एक्स्ट्रा जुड़ गए करके ये 16 हो गया। पहला थे 14। ठीक है क्या? आगे बढ़े। अभी वो 14 के नाम भी बताएंगे, दली और एकल श्रेणी। एकल श्रेणी मतलब जो खेल अकेले खेला जाता है, दली मतलब जो दल में ग्रुप में खेला जाता है। ठीक है, तो पूरा आपके 16 के नाम आप देखेंगे। आयोजन का दायित्व किसके पास है? तो देखो ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजन का जो दायित्व है वो है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के पास, और नगरीय क्षेत्रों में इसके लिए आयोजन कराता है नगरीय प्रशासन। ठीक है, एवं विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। क्लियर? 2 श्रेणियों में 16 खेल को इस प्रकार से शामिल किया गया। 16 खेल के नाम देखिए। जो दल में खेला जाता है वो है गिल्ली डंडा, पिट्ठुल। ये सब आपने बचपन में कहीं नहीं कभी ना कभी खेला होगा अगर आप छत्तीसगढ़ से प्रॉपर है, और नहीं तो इन खेलों के बारे में आसानी से नेट में जानकारी मिल जाएगी, देखिएगा जरूर। ठीक है, और ये सब खेल हमने बचपन में डेफिनेटली खेला ही होगा। संखली, ठीक है, एक संखल मतलब एक चेन बनाकर पकड़कर उसमें दौड़ा जाता है लोगों को पकड़ने के लिए। लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रसाकसी और बाटी कंचा। ठीक है ना, ये तो ये दली खेल हैं सारे के सारे। एकल श्रेणी में खेलते बिल्लस, ऐसे जमीन में बॉक्स बनाया जाता है, पत्थर को ले जाना रहता है पैर के माध्यम से, और उसमें एक पैर के माध्यम से चल के जाना होता है, तो ये बिल्लस है। ठीक है, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद, कुश्ती, ये नया शामिल है। क्लियर है क्या? क्लियर है ना? तो रस्सी कूद और कुश्ती ये जो एकल श्रेणी में ऐड किया गया, पहले ही बता दिया गया, 2 खेल एक्स्ट्रा है, कुल मिलाकर हो गया 16। बढ़ जाए आगे, तो ये कुल मिलाकर 16 खेल आपको ध्यान में रहने चाहिए। आपको पूछ देगा कौन कौन से खेल इसमें शामिल हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ जाए। चलिए, आयोजन जैसे 6 चरणों में किया जा रहा है, इससे प्रश्न पूछा गया था कौन कौन सा चरण किस स्तर पर कब से कब आयोजित हुआ, तो इसका क्रम भी आपको ध्यान रखना। देखो अगर ऐसे प्रश्नों में एग्जैक्ट डेट हमको नहीं पता
तो कम से कम पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ उसका ऑर्डर ध्यान में रख के ये हम प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, बीच बीच में मुझे वीडियो क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी, कहीं ब्लर तो नहीं हो रहा है। अगर ब्लर वगैरह हो जाए बीच में ना वीडियो, तो थोड़ी देर बाद वो ठीक भी हो जाता है। वीडियो पे बने रहिएगा जरूर। जैसे देखिए, राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर सबसे पहले ये राजीव युवा मितान क्लब पिछले साल के करंट अफेयर में मैंने बताया था कि इसका गठन क्यों किया गया है। तो नाम है क्लब, क्लब में क्या होता है, खेल कूद मौज मस्ती। तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों के लिए ये राजीव युवा मितान क्लब का गठन लास्ट ईयर किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसी स्तर पर ये आपका छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है। इसमें नॉकआउट पद्धति है, मतलब एक बार जो हार गया मतलब हार गया, डायरेक्ट बाहर, इसको बोलते हैं नॉकआउट। ठीक, 17 जुलाई से 22 जुलाई तक इस स्तर पर आयोजित होगा। दूसरा स्तर है जोन स्तर पर। ठीक है, जोन स्तर पर इसमें कुल 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर एक जोन डिसाइड किए गए और इस तरीके से अलग अलग जोन इसमें प्रतिभागी होंगे। तो 8 युवा क्लब को मिलाकर एक जोन, अलग अलग जोन इसमें प्रतिभागी होंगे। 26 जुलाई से 31 जुलाई इसकी तिथि होगी। अगला चरण होगा विकासखंड और नगरी क्लस्टर स्तर पर। यह 7 अगस्त से 21 अगस्त तक आयोजित होगा। दोस्तों ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आखिरी में जिला स्तर, फिर संभाग स्तर, फिर आखिरी में क्या होगा, राज्य स्तर। ऑब्वियस सी बात है। डेट 25 से 4, 10 से, देखो बीच में गैप भी आ रहा है, बीच में गैप भी ध्यान रखना, गैप रहना जरूरी है। ठीक, 25 से 4 सितंबर, 10 सितंबर से 20 सितंबर और 25 सितंबर से 27 सितंबर। मतलब ये अभी छत्तीसगढ़ ओलंपिक चल रहा है छत्तीसगढ़ में। करेक्ट है क्या? चलो आगे बढ़े। तो ये क्रम पूरा आपको ध्यान में रखना चाहिए और डेट भी आपको ध्यान में। वैसे तो अगर इस ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे तो आपसे ये प्रश्न बन जाएगा। ठीक, अभी देखो पुरस्कार क्या है। प्रमाण पत्र तो मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली राशि भी कुछ मिलेगी। तो देखो, विकासखंड और नगरी क्लस्टर स्तर पर जो आपका प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको 1000 रुपए राशि, द्वितीय स्थान के लिए 750 और 500। तो ये थोड़ा सा देखो, पहले क्या कर लेते हैं, प्रथम स्थान का ध्यान रख लेते हैं। विकासखंड नगरी क्लस्टर स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग और राज्य। देखो पहला जो नॉकआउट राउंड है, ठीक है, युवा मितान क्लब स्तर पर जो होगा उसमें कोई राशि नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी देखो एक चरण और है इसमें, जो जोन स्तर पे है उसमें भी कोई पुरस्कार नहीं है। डायरेक्ट तीसरे चरण से यहां पर प्राइज देना शुरू किया जा रहा है। करेक्ट, तो ये 4 स्तर आपको ध्यान रखना है, केवल 1000, 2000, 3000, 5000, 4000 का कोई स्लैब नहीं है। ये पहले पुरस्कार। 750 डबल, फिर 1500 से 250, दुगुना नहीं, फिर 250 से 4500, बस इसका डबल हुआ है। तीसरा पुरस्कार 500, 1000, 2000, 4000, यहां पर डबल हो रहा है। ऐसा करके याद कर सकते हो, क्योंकि एक एक करके याद रखोगे तो नहीं होने वाला है। ठीक है, पहले प्रथम स्थान का पुरस्कार याद में रख लिया, फिर द्वितीय स्थान का, फिर तृतीय स्थान का। 750 से डबल, 750 से शुरू करना सर, डबल 1500, 1500 से डबल नहीं होके कितना हुआ 2500, 2500 से डबल नहीं होके कितना हुआ 4500। यहां पर सब डबल है सर, 500 से शुरू होके 500, 1000, 2000, 4000, खत्म बात। ठीक है क्या? चलो अभी देखो, शुभंकर किसी भी खेल का, चाहे वो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, ओलंपिक हो, कोई भी सा गेम हो, सभी का शुभंकर होता है। ठीक है, तो शुभंकर इसका क्या है, बछरू, बछरू, गाय का छोटा बच्चा, बछरू। ठीक है, और 36 नंबर की जर्सी पहना है, क्यों, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक चल रहा है। और गले में सोहे की माला है। आगे फोटो भी दिखाएंगे, फोटो के माध्यम से कवर करते हैं हम लोग, अच्छा लगता है देखने में। गेड़ी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर, सबसे पहला खेल क्या था, गेड़ी दौड़। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछ लेगा, सबसे पहला खेल क्या था जिसको हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया छत्तीसगढ़ी ओलंपिक। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, गेड़ी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का शुभारंभ किया गया। करेक्ट, और ये रहा बछरू हमारा। ठीक है, मतलब ये 2 बछरू हैं। ठीक, सॉरी, ये 2 बछरू हैं। ठीक, जो 36 नंबर की जर्सी पहने छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के लिए, ये शुभंकर है। और देखो ये जो माला पहने ना, इसको बोलते हैं सोहई। सोहई गायों के गले में बंधे हो रहती है जो माला, उसको बोलते हैं सोहई। ठीक, क्लियर एकदम। और हमारे मुख्यमंत्री जी सेल्फी लेते हुए, ये उसका बैनर है पूरा, उत्साह प्यार एकता के बिखेरेंगे रंग छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के संग। ये टैगलाइन भी जरूर ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में भी पूछ लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये टैगलाइन भी आपको ध्यान में रखना है, उत्साह प्यार और एकता के बिखेरेंगे रंग छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के संग, ये इसका टैगलाइन। ठीक है, पारंपरिक खेलों का महाकुंभ। ठीक है, ये तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 जुलाई से 27 सितंबर तक, ये भी डेट ध्यान रखना चाहिए, हर एक बातें ध्यान रखें, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। अगला है महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क। थोड़े दिन पहले देखो रीपा बहुत चला, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, रीपा सामने जुड़ा था महात्मा गांधी। अब रीपा की जगह पे उइपा आ गया, उइपा, ये उइपा सामने महात्मा गांधी डेफिनेटली जुड़ेगा दोनों के। रीपा था ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को लेकर। ठीक है, ये उइपा होने वाला है शहरी क्षेत्रों में विकास, औद्योगिक विकास को लेकर। ठीक,
1 जुलाई 2023 से वर्चुअल मतलब ऑनलाइन इसे शुरू किया गया। इसके तहत क्या होने वाला है, देखो 14 नगर, देखो अपने अपने उद्देश्य, देखो जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के उद्देश्य से रीपा शुरू किया गया था उद्योग के माध्यम से। हालांकि उद्योग एकदम ज्यादा बड़े बड़े नहीं थे, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से। कहीं पर आप गांव वगैरह में विजिट भी किए होंगे, बहुत सारे गांव से भी हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं प्लेटफॉर्म में, तो आपने आसपास के क्षेत्रों में रीपा देखा होगा। उसके माध्यम से छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे थे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। लेकिन आप बोलेंगे सर नगर में तो अर्थव्यवस्था वैसे ही सुधरी होती है। ठीक है, सुधरी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर भी लोगों के पास आय के साधन उपलब्ध कराना क्या बुरी बात है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऊईपा की शुरुआत की गई, इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत की गई, जिससे लोगों के अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराया जा सके। तो ये मेन उद्देश्य होगा। क्लियर? जैसे ऐसे लोग जिनके पास आय के साधन नहीं है शहरी क्षेत्रों में, उनके लिए शुभारंभ किया गया। तो देखो टोटल 14 नगर निगम है छत्तीसगढ़ में और 44 नगर पालिका में, कुल मिलाकर 58 नगरीय निकाय है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो उनके लिए ऊईपा का निर्माण किया गया। उद्देश्य क्या है? शहरी गरीब परिवारों के लिए रोजगार का निर्माण करना, उद्यमिता के माध्यम से अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित करना, शहरी सतत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, शहरी क्षेत्रों में कुटीर, कॉटेज एवं सर्विस उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले आधारित उद्योग क्षेत्र एवं वातावरण विकसित करना। अब ये बात आती है कि सर प्लग एंड प्ले आधारित उद्योग क्या है। देखो प्लग एंड प्ले का दो मतलब निकलता है। प्लग मतलब क्या, जिसको हम कोई भी स्विच जो है लगाते हैं प्लग में और कोई भी बटन दबाते हैं तो प्ले होना शुरू हो जाता है। मतलब बोलने का ऐसा कुछ नहीं है। प्लग एंड प्ले का मतलब पहला निकल के आता है इंडस्ट्री में, जैसे किसी को भी स्विच में प्लग में लगाया और बटन चालू कर दिया तो वो काम करने लगेगा। जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लग में फिट किया, बटन स्विच ऑन किया और फिर वो चलने लग गया। तो इस प्रकार की इंडस्ट्री को प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रीज कहते हैं। इसका एक मतलब और निकलता है प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रीज में कि वर्तमान के आधुनिक जो उत्पाद होते हैं उनको वर्तमान में एग्जिस्टिंग जो तकनीक हो रही है, अपनाई जा रही है इंडस्ट्रीज में, उससे मैक्सिमम आउटपुट करना कोऑर्डिनेशन करके। जो वर्तमान में इंडस्ट्रीज चल रही है उसमें जो तकनीक अपनाई जा रही है प्रोड्यूस करने के लिए, तो नए प्रकार के जब हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे इंडस्ट्रीज में तो उनके माध्यम से प्रेजेंट में जो तकनीक है उनके कोऑर्डिनेशन से, समन्वय से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने को भी प्लग एंड प्ले तकनीक कहा जाता है इंडस्ट्रीज में। तो इसके दो मायने निकलते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए। तो ये आधारित भी उद्योग यहाँ पर उसका वातावरण विकसित करना इसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य पूरा क्लियर। अभी देखो राज्य शहरी विकास अभिकरण, जिसको सूडा के नाम से जानते हैं, SUDA, ठीक है, राज्य स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, सूडा के माध्यम से किया जाएगा इसका क्रियान्वयन। सूडा है शहरी राज्य विकास अभिकरण के मामले में। ठीक है, विभाग इसका होगा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। हर एक बातों को गौर फरमाइएगा यहाँ पर। क्लियर है एकदम? नेक्स्ट, इसका लाभ क्या होगा? अभी देखो यहां पर देखो उद्देश्य है वही लाभ है कि शहरी क्षेत्रों में रह रहे निवासी युवा उद्यमी, स्व सहायता समूह महिलाएं, व्यवसायी जो नगरीय क्षेत्र में निवासरत हैं उनको रोजगार के अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो पाए, जो बेरोजगार है उसको रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाए। तो ये सब इसका लाभ है। इसके निर्माण हो जाने के बाद फ्लाई ऐश ब्रिक्स, मतलब देखो जो कारखाने से राख निकल रहा है चिमनियों से, या फिर जो मतलब अब कारखानों में क्या है कि भैया वहाँ पर जैसे आयरन इंडस्ट्री की बात कर लिए तो वहाँ पर बहुत सारी भट्टियाँ होती है, तो उसके लिए आग पैदा करना होता है ना, तो उससे जो ऐश निकलता है मतलब राख, उससे ब्रिक बनाए जाते हैं। औद्योगिक उसको बोलते हैं ऐश। ठीक है, मतलब फ्लाई ऐश ब्रिक्स बोलते हैं उससे, जो ईंट बनाई जाती है उसको। ठीक, तो इसके माध्यम से फ्लाई ऐश ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक्स, ह्यूम पाइप का निर्माण, आटा चक्की, मसाला उद्योग, पेपर कप निर्माण उद्योग इत्यादि जैसे संबंधित गतिविधियां संचालित की जाएगी। मतलब देखो अगर ऊईपा की शुरुआत कर रहे हैं तो किस किस प्रकार के इंडस्ट्रीज यहां पर शुरू की जाएगी इस ऊईपा के माध्यम से, उसका आपका आंसर ये है भाई, समझ में? तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक्स, मतलब जो कारखानों से निकलने वाला ऐश है, राख है, उससे ब्रिक्स बनाई जाएगी, उसके लिए एक सेटअप। ह्यूम पाइपलाइन, आटा चक्की, मसाला उद्योग, पेपर कप निर्माण, ऐसे सब इंडस्ट्रीज इसके तहत शुरू किए जाएंगे। बात समझ में? इंडस्ट्रीज का मतलब एकदम बड़ा बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, डेफिनेटली छोटा होगा। आगे बढ़ जाए, चलिए। छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर गाड़ियों के लिए है। देखो गाड़ियों के फिटनेस के लिए ना 8 वर्ष के बाद, जैसे मतलब 8 वर्ष के बाद ना हर साल गाड़ियों को क्या करना था, उसका फिटनेस टेस्ट कराना था कि मतलब उसमें जो उत्सर्जन वगैरह है कार्बन वगैरह का वो कैसा है क्या है,
सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सेफ्टी पर्पज से हर एक तरीके से गाड़ी की फिटनेस टेस्ट करानी होती है। ठीक है, 8 साल के बाद प्रति वर्ष, लेकिन 8 साल के पहले प्रति 2 वर्ष में ये टेस्ट कराना होता है, ये कराना होता है। तो उसके लिए ना एक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर ओपन किया गया है। ये रहा उसका फोटो, यहां पर से गाड़ियां जाएंगी, इसके फिटनेस टेस्ट किए जाएंगे। क्लियर है? तो उसी के संबंध में ये आपका टेस्टिंग सेंटर शुरू किया गया। कहां पर? रायपुर, छत्तीसगढ़। तो ये सब उसके बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको बताई। 8 वर्ष से पहले 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में प्रमाण पत्र निरीक्षण कराना होता है, मतलब प्रमाण पत्र मिलता है कि गाड़ी की फिटनेस कैसी है। 8 वर्ष से अधिक आयु की अगर ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियां हैं, तो वहां पर वो प्रत्येक वर्ष फिर इसको फिटनेस निरीक्षण कराना होता है। ठीक है, तो ये सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए। अभी देखो, पूर्व में आरटीओ ऑफिस में इंस्पेक्टर के द्वारा अनुभव के आधार पर, अभी पहले क्या करता था, कोई इंस्पेक्टर होता था आरटीओ का, वो अनुभव के आधार पर गाड़ियों की टेस्टिंग कर देता था देखकर कि कैसा है, फिट है कि नहीं है। तो मतलब इसमें बहुत सारी सेटिंग वगैरह भी चलती होगी और इनका अनुभव है, ठीक है, लेकिन एक तरीके से ह्यूमन एरर भी आ सकता है ना। लेकिन अब इसके लिए प्रॉपर सेंटर बना दिया गया जिससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी देखो ये कब से लागू होगा, 1 अप्रैल 2024 से ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से अनिवार्य रूप से जांच कराई जाएगी, गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट कराई जाएगी 1 अप्रैल 2024 से। क्लियर? आगे बढ़ जाए तो ये है उसका फोटो जो रायपुर में ओपन हुआ, यहीं पर टेस्ट होगी ऑटोमेटिक तरीके से। कोई अब अनुभव के आधार पर आरटीओ ऑफिसर वगैरह चेक नहीं करेगा इसको। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन मुस्कान किस लिए शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट है ये, पहले भी आपके ध्यान में होना चाहिए था वैसे। गुमशुदा बच्चों की पतासाजी के लिए, पतासाजी मतलब अगर बच्चे कोई घूम गए कहीं पर, ठीक है, गुमशुदा है, तो उनको पता करने के लिए कि वो कहां पर है, उसके उद्देश्य से ये अच्छा अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, प्रदेश व्यापी अभियान है पूरे प्रदेश के लिए। और देखो यह अभियान प्रदेश के भीतर और विभिन्न राज्यों में, जैसे मैं बोला ऑपरेशन मुस्कान, इसके पहले भी आपको पता होगा कि क्यों शुरू किया गया। इस अभियान की सफलता के फलस्वरूप क्या हुआ कि 559 गुमशुदा बच्चों को बरामद करके पालकों को सौंप दिया गया बच्चों को। देखो 559। ठीक है, अब मुझे एक बात बस ये समझ में नहीं आती, क्यों किसी योजना की शुभारंभ होने की वेट की जाती है प्रशासन के द्वारा। ठीक है, कि ये योजना शुरुआत होगी तभी बच्चों को ढूंढकर लाके पालकों को दिया जाएगा। हालांकि इसके पहले भी काम होता रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन उस स्तर पर नहीं। तो बस मेरा मानना है योजना की शुरुआत क्यों करना है ऐसे सब चीजों के लिए। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली एक सफलता के रूप में दिखाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत वाली बात यह है कि योजना के तहत ये दर्शाया जा रहा है कि योजना के बाद ये सब हुआ है, ये गड़बड़ है ना। चलिए ठीक है, अभी क्रिटिसाइज नहीं करते। परिवार से दोबारा मिले 559 गुमशुदा बच्चे, ठीक है, अच्छे से बता रहे हैं इसको, अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले क्या हो रहा था, मेरा प्रश्न ये है। बहादुर कलारीन सम्मान, ये नए सम्मान की घोषणा हुई है, इसके बारे में आपको पहले भी मैंने करंट अफेयर में बताया। महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ अभी देखो बहादुर कलारीन सम्मान महिलाओं के लिए, ठीक है, क्या शासन द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान के लिए और अभूतपूर्व कार्य करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बहादुर कलारीन सम्मान देने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा किया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य पत्र असाधारण अधिसूचना 18 अप्रैल 2023 को प्रकाशित किया गया कि यह सम्मान दिया जाएगा। पुरस्कार राशि इसमें 2 लाख रुपए नगद दी जाएगी। सम्मान तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त एक पट्टिका प्रशस्ति के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, प्रशस्ति के रूप में दिया जाएगा। एक बैच, पट्टिका मतलब एक बैच, 2 लाख रुपए के नगद सम्मान पुरस्कार के साथ में। तो ध्यान रखें, उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष हेतु है, नारी उत्थान के लिए है, कोई महिला अगर अच्छा काम कर रही है उसके प्रोत्साहन के लिए। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं विशेषकर वीरता, शौर्य, साहस दिखाने वाली महिलाएं जिनको आत्मबल को सशक्त करने के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य करने के योगदान को और प्रोत्साहित करने के लिए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार देने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई। मतलब जो महिलाएं वीरता, शौर्य, साहस का प्रदर्शन कर रही है, ठीक है, आत्मबल को सशक्त करना है उनके महिलाओं के, तो उसके लिए यह सम्मान शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य पत्र असाधारण अधिसूचना 15 मार्च 2023। इसके पहले जो बहादुर कलारीन सम्मान दिया जा रहा था वो कब प्रकाशित हुआ? 18 अप्रैल। ये कब? 15 मार्च। ठीक है, तो मतलब ये बाद में, ये पहले हो चुका है। पुरस्कार राशि इसमें भी 2 लाख रुपए दिया जा रहा है और साथ में पट्टिका प्रशस्ति के रूप में दिया जा रहा है। क्लियर एकदम? ठीक है भाई, इन सब में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि देखो बस पता होना चाहिए कि जो स्मृति पुरस्कार है क्यों दिया जा रहा है। एक बार देख लिया बस खत्म, ये दिमाग में रहने वाला है आपसे, मुस्कान दिमाग में रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। छत्तीसगढ़ में G20 की बैठक होगी, जैसा कि आपको पता है, आपको G20 बैठक दिल्ली में आयोजित हुई। ठीक है, बहुत ही बड़े स्तर पर। अभी हमने देखा इसके बारे में पूरा न्यूज, यहाँ तक भी देखा कि जो गेस्ट आए हैं अलग अलग देशों से G20 के, उनको मेनू में क्या दिया जा रहा है खाने में, मतलब ठीक है, उनके डिनर में जो आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, क्या क्या उनका मेनू है, यहाँ तक हमको न्यूज़ देखने को मिली है। ठीक है, तो इसके बारे में हम फुल्ली अपडेटेड हैं। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में, राजधानी में
18-19 सितंबर को ये आयोजित होगा, इसकी बैठक, G20 की बैठक, ठीक है ना, क्लियर। तो 18-19 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में G20 देशों के कार्य समूह की बैठक आयोजित होने वाली है, क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक है भाई। छत्तीसगढ़ को मिला पृथ्वी अवार्ड 2023। अब पृथ्वी अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, देखो वैश्विक स्तर पर ESG यानी ESG, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, सामाजिक कल्याण मतलब सोशल वेलफेयर, तो SG फॉर गवर्नेंस मतलब सुशासन, तो ESG के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकारी श्रेणी के अंतर्गत यह पुरस्कार दिया जाता है, पृथ्वी सम्मान। तो ESG ध्यान रखें, फुल फॉर्म इन्वायरमेंट, सरकार मतलब इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण मतलब सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में, और सुशासन मतलब गवर्नेंस के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, तो उसके लिए पृथ्वी अवार्ड छत्तीसगढ़ को दिया जाता है, मतलब दिया गया। ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है वो बता रहे हैं आपको, ठीक। तो पृथ्वी अवार्ड 2023 छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को दिया गया, क्लियर। ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए NGO स्वयंसेवक श्रेणी में दिया गया, तो NGO स्वयंसेवक श्रेणी में दिया गया है, ये ध्यान रखें, ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। ये है इसका क्या उद्देश्य है, ये है क्या उद्देश्य, उद्देश्य नहीं मतलब कारण, मतलब क्यों दिया गया, सॉरी उद्देश्य नहीं बोलना चाहिए, क्यों दिया गया, छत्तीसगढ़ को क्यों दिया गया, इनको दिया गया, क्यों दिया गया और किस श्रेणी में दिया गया, ठीक है। चलो देखो, जुनवानी गांव के जय बूढ़ादेव स्व सहायता समूह, अब किसको दिया गया, ठीक है, और बस्तर जिले के आसना गांव के वर्षा स्व सहायता समूह को यह सम्मानित किया गया। दो स्व सहायता समूह को ध्यान रखना है, एक जुनवानी गांव के जय बूढ़ादेव स्व सहायता समूह और एक बस्तर जिले के आसना गांव के वर्षा स्व सहायता समूह को यह दिया गया पुरस्कार, इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, क्लियर। तो ESG के लिए दिया जाता है पृथ्वी सम्मान। आगे बढ़ जाए, तो ये उसका बैनर है, इसके बारे में पूरा देख लो। अब एक सेलिब्रिटी भी आपको नजर आ रहा है और एक केंद्रीय मंत्री बीच में नजर आ रहा है, और सेलिब्रिटी कौन है ये भी भली बात है, आप जानते होंगे। तो ये पूरा बैनर है, इसका बैनर को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बैनर का लगाने का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि उसको एक बार पढ़ें, बैनर पढ़ना जरूरी है। आइए, प्रदेश का सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन। अब सर ये सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है, थर्मल पावर स्टेशन मतलब थर्मल पावर प्लांट जहां पर से बिजली पैदा की जाती है। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बोलने का मतलब उसके बिजली पैदा करने की एक तकनीक का नाम है, उस तकनीक पे एकदम मत जाइएगा क्योंकि वो टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, तो उस पर हमको नहीं जाना है, बस नाम ध्यान रखना। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ, कोरबा पश्चिम में, इंपॉर्टेंट। 29 जुलाई 2023 को इसका शिलान्यास हुआ और इसकी क्षमता 1320 मेगावाट 660 के 2 यूनिट बनाए गए, ठीक है। हसदेव ताप विद्युत गृह की नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना, ठीक। लक्ष्य है संयंत्र में 660 मेगावाट की एक इकाई से साल 2029 और 660 मेगावाट की दूसरी इकाई से साल 2030 तक बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कितना कितना, 660, एक 2029 और एक जो 2030 तक, इतना मेगावाट कैपेसिटी विद्युत उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक संयंत्र होने वाला है। ये 1320 मेगावाट, हालांकि इसके पहले देखो ये क्या लिखा है, प्रदेश का संयंत्र होगा, प्रदेश का। इसके पहले आप बोलेंगे सर 14 से 20 में जो 1420 मेगावाट का जो आपका ये पुसौर का NTPC है वो भी तो है, लेकिन दोस्तों प्रदेश का संयंत्र नहीं है ना, वो केंद्र का संयंत्र है। NTPC जो 3 है छत्तीसगढ़ में, करेक्ट है ना, तो वो केंद्र का संयंत्र है। तो राज्य के संयंत्र के तौर पे ये सबसे बड़ा होने वाला है और आधुनिक संयंत्र होने वाला है, करेक्ट। हर एक बातें ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आइए, तो इसका शुभारंभ करते हो, हर कोई रिमोट से कर रहे हैं, सब हाथ पकड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबके द्वारा शुभारंभ होना जरूरी है। राज्य में 10 नई दुर्लभ प्रजातियों की पहचान की गई, राज्य में 10 नए पौध प्रजाति की पहचान। अब वो कौन कौन से हैं वो एक बार आपको फोटो के माध्यम से बता देंगे। देखो कहां मिले ये पहले देखो, ये प्रजातियां क्यों चर्चा में आई। देखो ये जो प्रजातियां है ना बहुत ही दुर्लभ है, साथ ही साथ वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी घाट में ये पाई जाती है। ये प्रजातियां घास, बेला, मध्यम वृक्ष, झाड़ियों की है, जो कहां कहां मिले, देखो उदंती अभ्यारण्य और कांगेर घाटी में, ठीक है। 10 में से 8 प्रजातियां कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मिली है और शेष 2 जो है वो उदंती में मिली है। तो 10 प्रजाति बताएं, 8 मिलेगी कांगेर घाटी में और 2 उदंती में, यहां पर मिली है ये पौध की प्रजातियां, ठीक है, जो काफी दुर्लभ है। अब उनमें ये सबका पूरा नाम दिया हुआ है, आराम से पढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं। यहां पर मैं एक बार पढ़ भी दूंगा तो क्या फायदा होगा, आइए फोटो दिखाते तो ज्यादा अच्छा होगा। ये उनकी पूरी फोटोज है, ठीक है, ये पूरी फोटोज है, आराम से इसे पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछते, लेकिन मुझे लगता है कि चांसेस कम है, इस कारण मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कुछ चीजें आपको भी देना जरूरी है, ठीक है। इसको आराम से पढ़िएगा, टोटल 10 है आपके। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी नंबर 1 बन गई भाई, क्यों बनी आइए देखते हैं। देखो छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी, एक चीज तो मानना पड़ेगा हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में, प्राकृतिक संसाधन के तौर पे चाहे खनिज हो, बिजली हो, जल हो,
तो इस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्यता, प्राकृतिक संसाधन के रूप में छत्तीसगढ़ पूरे देश में, मुझे कहने में हर्ज नहीं है, नंबर 1। तो ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं, देखो बाकी राज्यों में ना बिजली की बहुत समस्या है, बहुत ज्यादा। मतलब आप बड़े बड़े शहरों के, मतलब जो राजधानी भी है बड़े बड़े राज्यों के, वहां पर बिजली ऐसी जाती है कि जैसे गांव है। लिटरली छत्तीसगढ़ के गांव में इतनी ज्यादा बिजली नहीं जाती होगी। तो भैया कम पावर के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत आगे, और मैंने बोला प्राकृतिक संसाधनों के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत अग्रणी है। तो इसी क्रम में जो छत्तीसगढ़ की पावर कंपनी है ना, बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी, वो नंबर 1 बन गई। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, ध्यान रखेंगे, पावर जनरेशन कंपनी, इसमें भी बहुत सारी कंपनियां। 85.71% प्लांट लोड फैक्टर के साथ देश भर के 33 बिजली घरों को पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट, पहला स्थान। सर आप बोलेंगे सर 85.71% ये प्लांट लोड फैक्टर है क्या? तो लोड फैक्टर आपको समझा देते हैं, आइए समझना जरूरी है। सर लोड फैक्टर प्रतिशत में क्या है? देखो, किसी भी प्लांट की ना, बिजली पैदा करने वाले किसी भी प्लांट की एक क्षमता होती है, मैक्सिमम क्षमता। जैसे यहीं पर बताया गया था, तो कोरबा पश्चिम में जो शुरू किया जा रहा है बिजली संयंत्र, तो उसकी क्षमता 1320 है। ये अधिकतम क्षमता होती है। लेकिन जब रियल में प्रोड्यूस करने जाते हैं बिजली, तो जरूरी नहीं है कि वो मैक्सिमम क्षमता से ही बिजली प्रोड्यूस हो, थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो सीधा सीधा एक्चुअल में, रियल में जितनी बिजली उत्पादित की जा रही है बटे जितनी उस प्लांट की क्षमता है गुणा 100 करते हैं, तो ये आता है लोड फैक्टर। ठीक है, जितनी भी किसी भी प्लांट की क्षमता है, अब यहां पर किसी प्लांट की नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ की बिजली उत्पादित करने की जितनी भी कुल क्षमता होगी, उसके रिस्पेक्ट में जितनी बिजली पैदा हुई गुणा 100, मतलब उसका प्रतिशत कितना निकल के आया? 85। मतलब छत्तीसगढ़ जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकता था, उसका 85% बिजली उत्पादित किया है, और ये सबसे ज्यादा है। क्योंकि पूरे राज्य में, सॉरी पूरे भारत में 33 बिजली घरों को मिलाकर, ठीक है, 66.97% औसत है। तो भैया बहुत अच्छा ही है। अगर 100% कैपेसिटी है, तो उसमें 85% अगर बिजली पैदा हो रही है, तो ये बहुत अच्छा डेटा है। करेक्ट, वेरी गुड। चलिए, तो केंद्र सरकार का उपक्रम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली हर 3 महीने में रैंकिंग जारी करता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पहली तिमाही अप्रैल मई जून में पहली रैंकिंग दी गई। अब ये पहला ही तिमाही होगा ना, अप्रैल से शुरू होता है नया सत्र, ठीक है ना, कोई भी वर्ष अप्रैल से शुरू होता है। कोई भी वर्ष बोलने का मतलब जनवरी फरवरी नहीं, हम आर्थिक वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, दूसरे स्थान पर कौन रहा भैया? उड़ीसा, हमारा पड़ोसी, जिसका लोड फैक्टर कितना था? लोड फैक्टर आपको बता दिए, इसका था 84.98, काफी क्लोज है ये। ठीक, तो पहला दूसरा क्लियर है, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा। और देश का जो औसत है कितना है लोड फैक्टर का? 66.97। मतलब देश की जितनी कुल क्षमता है उसमें से 66 कुल मिलाकर 66.97% बिजली उत्पादित की जा रही है। छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान दिया गया 18 जुलाई 2023 को। अब भूमि सम्मान मतलब क्यों है, देखिएगा, एकदम बताएंगे। कहां पर? दिल्ली के विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था 18 जुलाई को, वहां पर ये दिया गया भूमि सम्मान। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। क्यों? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के मौजूदा 4 घटकों में बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रदेश और 2 जिलों को, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य के 2 जिले, ये 2 जिले के नाम भी ध्यान में रखने हैं हमको। ठीक है, क्या कर रहे हैं? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मतलब देखो, भूमि के संबंध में, जिसकी जो भूमि है, कृषि भूमि है, औद्योगिक भूमि है, कमर्शियल भूमि है, जितनी भी भूमियां उसके सबके रिकॉर्ड होते हैं सरकार के पास, उसका पूरा दस्तावेज वगैरह होता है। इसका डिजिटलाइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि जितना डिजिटलाइज होगा ये चीज़, उसमें ये सब जो घपलाबाजी होता है वो कम होगा, चीज़ें शॉर्ट रहेगी, सबका रिकॉर्ड यथावत उसमें सही तरीके से ऑनलाइन को कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता, तो वो रहेगा। तो डिजिटलाइज करना जरूरी है। तो इस मामले में छत्तीसगढ़ भी पुरस्कार प्राप्त किया। ये सब भू दस्तावेज, भू सहित मतलब भू दस्तावेज जिसका जो भी रिकॉर्ड वगैरह है उसके डिजिटलाइजेशन के लिए। क्लियर? तो देखो, सम्मान राज्य स्तर पर भू अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और प्रबंधन के लिए भूमि सम्मान, तथा देखो जिला स्तर पर भू अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और प्रबंधन के लिए प्रदेश के 2 जिलों, जिसमें कौन 2 जिले? सरगुजा और बेमेतरा को भूमि सम्मान दिया गया, सर्टिफिकेट सम्मान दिया गया। करेक्ट, सर्टिफिकेट दिया गया, मतलब सरगुजा और बेमेतरा 2 जिला ध्यान रखना, और छत्तीसगढ़। कारण क्या है? DILRMP, ये जो पूरा बताए ये वही है। DILRMP ये जो प्रोग्राम शुरू किया उसी के अंतर्गत। ठीक है, भूमि प्रबंधन से जुड़े 95% कार्य पूरे हो चुके हैं। भूमि
कार्य के संबंध में जो भी दस्तावेज है, भूमि प्रबंधन से जुड़े जो भी दस्तावेज हैं, मतलब जो भी चीजें हैं, उसका 95% डिजिटलाइज कर लिया गया है, इसलिए मिल रहा है। भूमि प्रबंधन से जुड़े 4 घटकों, लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन, पंजीयन कार्यालय, तहसील कार्यालय से समन्वय, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम दस्तावेज वगैरह रखने के लिए, सर्वे, मतलब पूरे तरीके का काम जो है ना भूमि के संबंध में वो डिजिटलाइज होना चाहिए। समन्वय है कार्यालय के बीच में, पंजीयन कार्यालय, तहसील कार्यालय का, है ना, मतलब किसी स्टोर करने डेटा वगैरह को, सब मामले में जो भूमि के संबंध में जो कार्य होगा वो डिजिटल तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो अभी तो ये छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका? 95। लेकिन सरगुजा और बेमेतरा, जिन 2 जिलों को ये सम्मान मिला, उसके 100% पूरे हो चुके हैं डिजिटलाइजेशन के काम इस संबंध में। क्लियर? तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। आगे बढ़ जाए दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। तो ये पुरस्कार दिया गया, ये देख रहे हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अवार्ड दे रही हैं। अगला, विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया। अभी सबसे पहले बात कि अनुपूरक बजट है क्या, ये भी समझना जरूरी दोस्तों आपको, है ना। अनुपूरक बजट मतलब एक्स्ट्रा। अनुपूरक मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। देखो पूरक शीट बोलते हैं ना, सप्लीमेंट्री, है ना, कि मतलब आपको एक चीज कम पड़ गई तो आपने दूसरा लिया आंसर राइटिंग के लिए, तो वो सप्लीमेंट्री हो गई जब आप आंसर लिखते थे एग्जाम में। वैसे ही बजट होता है। जैसे बजट कब पास होता है? किसी भी वित्तीय वर्ष के शुरुआत में बजट पेश किया जाता है और उतनी राशि ले ली जाती है कि इस पूरे साल में इतने खर्चा के लिए पैसा लगेगा सरकार के द्वारा। लेकिन सरकार को ऐसा लगे कि पैसा कम पड़ने वाला है तो सरकार अतिरिक्त पैसा और विड्रॉ कर देती बीच में, तो इसका अनुपूरक बजट किया जाए। मतलब छत्तीसगढ़ का इस वित्तीय वर्ष का पैसा कम पड़ गया तो छत्तीसगढ़ ने एक्स्ट्रा पैसा, और मतलब छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने, सरकार ने बोलना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ किया, तो उसके लिए अनुपूरक बजट पास किया जाता है। एक्स्ट्रा पैसा के लिए, पैसा कम पड़ जाता है ना बजट का, तो बजट को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ किया जाता है संचित निधि से, करेक्ट। तो उसको बोलते हैं अनुपूरक बजट। सरकार को कम पड़ गया, और सोचने वाली बात है कि चुनाव भी है तो पैसा तो कम पड़ेगा ही। खैर, 19 जुलाई 2023 अनुपूरक बजट का आकार कितना? ये 19 जुलाई 2023 को पेश किया गया। ठीक है, कितना अनुपूरक बजट से निकाला गया? तो अनुपूरक बजट का आकार बोलेंगे, जितना पैसा अनुपूरक बजट से निकाला जाएगा उसको अनुपूरक बजट का आकार कहेंगे। कितना? 6031 करोड़ 75,02,977 रुपए। इतने पैसे कम पड़े सरकार को तो निकाला सरकार ने। इस राशि को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल बजट का आकार देखो, इसको मिलाकर, और पहले बजट के लिए पहली धनराशि आहरित की जा चुकी थी संचित निधि से, जिसको वित्तीय वर्ष पढ़ने के समय जब बजट पढ़ रहे थे तो उसको बजट का आकार बोले। अब अनुपूरक भी उसमें शामिल हो गया, तो कुल मिलाकर अब इस वित्तीय वर्ष का बजट का आकार कितना हो गया? पहले वाला और अभी अनुपूरक को मिलाकर 1,27,532 करोड़ रुपए हो गया ये। तो हर एक बात इसमें ध्यान रखना है, ठीक, क्लियर। तो अनुपूरक बजट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं। नवा रायपुर में विकसित होगा देश का सबसे बड़ा थोक बाजार, सबसे बड़ा थोक बाजार। ठीक है, सेक्टर 27 में नवा रायपुर लगभग 438.47 हेक्टेयर में। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण NRDA द्वारा। तो सबसे बड़ा थोक बाजार, देश का सबसे बड़ा थोक बाजार, ध्यान रखें, सेक्टर 27 नया रायपुर, एरिया भी ध्यान रख लेना, 438.47 हेक्टेयर। प्रश्न पूछा जा सकता है। राज्य के 36 शासकीय ITI का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI, करेक्ट। ठीक है, तो किसके साथ मिलकर किया जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे, कौशल विभाग, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग, कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच ये MOU साइन हुआ है ITI को आधुनिकीकरण करने के लिए। ठीक है, कितने? 36। क्लियर है क्या? परियोजना का बजट इतना ध्यान में रख लो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इसमें समय नहीं लगाने का है ये। एक उत्पाद एक जिला योजना में रायपुर शामिल हुआ। एक जिला एक उत्पाद, ये तो पहले भी आपने देखा था, याद होना चाहिए। एक जिलों को लेकर, मतलब एक उत्पाद को लेकर जिले को पहचान दी जाएगी। रायपुर को अब पहचान दी जाएगी पपीते के लिए, है ना। तो देखिए, रायपुर बनेगा पपीता का उत्पादक जिला, और पपीता का वैरायटी अलग है। क्या वैरायटी है पपीता की? आर्का प्रभात। ये पपीता की नई प्रजाति है। इसमें क्या होता है ना, वायरस रेजिस्टेंस होता है, मतलब वायरस से लड़ने की इसमें क्षमता होती है पपीते में, और पपीता जो है खराब नहीं होगा जल्दी। ठीक, जो जनरली सामान्य पपीते की बात करें तो ऐसा वायरस अगर पड़ जाता है ना तो पपीता सड़ने गलने लगता है। तो ये रायपुर के इस पपीते में खास बात रहेगी, और रायपुर को इसी पपीते के नाम से पहचाना जाएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बेंगलोर में ये विकसित किया जा रहा है आर्का प्रभात किस्म का पपीता, और इसके पौधा का उपयोग किया जाएगा और रायपुर में इसकी पैदावार की जाएगी और रायपुर को इस नाम से पहचाना जाएगा। क्लियर? वन
वन प्रोडक्ट। तो रायपुर को किस प्रोडक्ट के लिए? आर का पपीता, आर का प्रभात पपीता। ठीक है। हेलो जिंदगी किस लिए भाई? नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान के लिए हेलो जिंदगी, है ना। अब जिंदगी को हेलो तभी करेंगे जब नशा से मुक्त रहेंगे, है ना, नशे से बाहर रहेंगे। तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक रायपुर के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जागरूकता अभियान के साथ साथ ड्रग पेडलर जो ड्रग वगैरह वितरित करते हैं और नशे के अवैध विक्रय पर कार्रवाई भी तेज की जाएगी। ये इसका बैनर है, देख लीजिए। 6 समुदायों को इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा। 6 समुदाय किसमें? अनुसूचित जनजातियों में, और 2 समुदाय अनुसूचित जाति मतलब एससी में शामिल किए गए। अनुसूचित मतलब संविधान के हिसाब से जो इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं, अनुसूचित बोलकर संविधान में, संविधान के संरक्षण, सीधा सीधा इन समुदाय को। जैसे अनुसूचित जनजातियां भी होती है, अनुसूचित जातियां भी होती है। तो अनुसूचित शब्द संविधान के तहत जोड़ा गया है, संविधान के कुछ बेनिफिट मिलते हैं तो कुछ जनजातियों को इनके लाभ नहीं मिल पा रहे थे और जातियों को नहीं मिल पा रहे थे, अनुसूचित जातियों को। कौन कौन से 6 शामिल किए गए हैं? धनुआर, धनुहार, धनुआर, किसान, सौरा, सौरा और बिंजिया, ये 6 शामिल किए गए जनजातियों में। जातियों में कौन शामिल किए गए? कहा जाति में? अच्छा, जाति वाले बाद में, ये अनुसूचित जनजाति लिखा है, ठीक है। पहले जनजाति के बारे में बात कर लेते हैं, क्या हो रहा है। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 को राज्यसभा में मंजूरी मिल गई फाइनली। इस विधेयक में भूइयां को भारिया भूमिया के समुदाय के पर्यायवाची के रूप में लिखा है। देखो क्या होता है ना, देखो कोई एक मान लेते हैं जनजातीय भूरिया, अब उसी नाम से मिलते जुलते जनजाति है ना, वो शामिल नहीं हुआ करते थे क्योंकि उनकी जो बोल सकते हैं कि स्पेलिंग जो है वो थोड़ी अलग हुआ करती थी। तो इस वजह से ना केवल नाम के उच्चारण में और थोड़ी सी स्पेलिंग में अंतर होने की वजह से, देवनागरी लिपि की बात कर रहे हैं, इन लोगों को संविधान के अनुसूची के तहत बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। तो ये संशोधन किया गया और कुछ समुदायों को किसी जनजातियों के पर्यायवाची के रूप में माना गया। तो उसमें ये सभी शामिल हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसमें पांडो समुदायों के नाम के 3 देवनागरी संस्करण भी शामिल किए गए। पंडो, पंडोप, जैसे लिखा है देखो यहाँ पर पांडो, एक होता है पंडो, एक होता है पंडोप, पंडोप। अब तीनों तो होंगे एक ही, लेकिन अलग अलग उच्चारण और अलग अलग तरीके से लिख रहे होंगे समुदाय जो है अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। एक को शामिल किया गया, एक को शामिल, 2 को शामिल नहीं किया गया। ये गड़बड़ी हो रही थी इसके पहले, मतलब एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। तो अब सबको शामिल किया गया, या तो पर्यायवाची के रूप में या देवनागरी संस्करण मतलब स्पेलिंग करेक्शन के तौर पे इनको भी शामिल कर लिया गया। क्या है, ये पूरी जानकारी आपको बता दी। वैसे अनुसूचित जातियों में ना महरा और महारा, ये देखो, आपको लगेगा सर सिर्फ बोलने में तो अंतर है। भैया सिर्फ बोलने के अंतर के हिसाब से भी ना वंचित रह जाते थे समुदाय, तो उनको प्रॉपर मॉडिफाई करके अब शामिल किया गया कि भैया अगर कोई महारा लिख रहा है या कोई महारा लिख रहा है, दोनों शामिल होंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखें, 1 अगस्त 2023 को मंजूरी मिली। कौन से विधेयक? संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 को, ठीक। तो ये सब देख लो। देखो विधेयक में महारा समुदाय के पर्यायवाची के रूप में लिया गया महरा और महारा को। इसके पहले महार समुदाय के पर्यायवाची के रूप में इनको शामिल किया गया। महारा और महारा जाति के मेहर के पर्यायवाची के रूप में भी शामिल किया जाएगा। तो देखो अलग अलग नाम के उच्चारण, स्पेलिंग में अंतर की वजह से दिक्कत हो रही थी, उसको यहाँ पर संशोधन करके शामिल किया जा रहा है पर्यायवाची के रूप में, ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में ना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भैया चुनाव पास है खैर मुझे नहीं पढ़ना चाहिए सब चुनाव राजनीतिक चीज़ों में, बट ठीक है, लोगों को दिखता है तो थोड़ा बहुत बोलने में क्या है भाई। हाँ, तो देखो हर जगह चलती है, मतलब बात हर किसी को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर वैसे ही मंत्रियों में भी चलता है, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी मतलब पूरा देश हो, तो फेरबदल किए जाते हैं। चुनाव भी पास आ रहा है, खुश रहना चाहिए हर कोई। तो कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया। सबसे पहले मोहन मरकाम की बात कर लेते हैं, फोटो आपके सामने है। इनको क्या दिया गया? कोंडागांव विधायक है ये, है ना। तो राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई, तो इनको मंत्री पद दिया गया। कौन सा विभाग दिया गया? आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग इनको दिया गया। तो मंत्री बनाकर इनको ये विभाग दिया गया। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, तो नाम से क्लियर है, उप मुख्यमंत्री, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और साथ ही साथ ऊर्जा विभाग का कार्यभार सौंपा गया जो मुख्यमंत्री के पास था। तो ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री ने उनको दिया, साथ साथ उप मुख्यमंत्री इनको बनाया। संविधान में ऐसे किसी पद की चर्चा नहीं है उप मुख्यमंत्री जैसा, बस बना दिया जाता है। यह विभाग मुख्यमंत्री, जैसे कि मैंने बताया, भूपेश बघेल जी के पास था। रविंद्र चौबे का विभाग चेंज कर दिया गया, इनको दे दिया गया स्कूल शिक्षा विभाग, ठीक। इनका पहले विभाग क्या था? कृषि विभाग। कृषि विभाग किसको दे दिया गया? कृषि विभाग दिया गया ताम्रध्वज साहू जी को, ये ताम्रध्वज साहू जी।
क्लियर है क्या? अभी देखो ये जो शिक्षा विभाग इनको मिला है रविंद्र चौबे जी को, ये विभाग पहले प्रेम साय सिंह टेकाम के पास था। अब प्रेम सिंह से माफ करो, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के पास अब क्या जा चुका है, तो वो आपके राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। आगे देखेंगे आप। तो सबको देखो, इनको हटाया ऐसा नहीं है, वो गुस्सा हो गए तो देखो प्रेम साय सिंह टेकाम जिनके पास शिक्षा मंत्रालय था, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा दिया तो मतलब कुछ और चीज़ उनको मिला ही होगा। पहले ताम्रध्वज साहू जी की बात कर लेते हैं, तो कृषि विभाग अब इनको मिलेगा। कृषि विभाग इसके पहले किसके पास था? रविंद्र चौबे जी के पास। तो ये मतलब एक तरीके से इनको शिक्षा, इनको इसका प्रभार, और इनको जो ये शिक्षा था वो कुछ और बना दिए गए। तो ये पूरा वो पत्र है, देख लीजिए ये कौन सा आदेश क्रमांक पूरा वगैरह देख लेना आप। तो ये है प्रेम साय सिंह टेकाम, ठीक है, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम। इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, अभी देखो इनको क्या बनाया गया? राज्य योजना आयोग के नवीन अध्यक्ष। पहले राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? कभी भी हमने संविधान में भी पढ़ा होगा, योजना आयोग, राज्य योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं पदेन रूप से मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। उसको चेंज कर दिया भूपेश बघेल जी ने, तो वो खुद नहीं है, बना दिया अपने एक मंत्री को, ठीक। तो जैसे इसमें लिखा है विशेष क्या, इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री ही हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब किसी दूसरे मंत्री को बना दिया। और इसके उपाध्यक्ष है श्री अजय सिंह। उपाध्यक्ष कौन है? श्री अजय सिंह, राज्य योजना आयोग के। फ्रेंड्स क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाए, चलिए आइए अब अन्य बातों में कुछ देख लेते हैं, जैसे ये जुलाई महीने के कुछ अन्य बातें। आइए, माता बिंदेश्वरी पार्क, ग्राम भरदा टटेंगा, ठीक है, क्षेत्र का नाम, विकासखंड डोंडी लोहारा, जिला बालोद। तो ये चर्चा में आया माता बिंदेश्वरी पार्क जो है। बड़े तरिया करके एक चर्चा में आया दुर्ग, एक तालाब का नाम दुर्ग। बस अन्य के तौर पे फटाफट हम देख रहे हैं। प्रदेश का प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज कांकेर में स्थापित किया गया, ठीक है। कुल 10 स्वामी आत्मानंद आदर्श महाविद्यालय मतलब कॉलेज खोले गए जा रहे हैं, जिसमें पहला है कांकेर का। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि 2 लाख से बढ़ाकर, 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है, 25 लाख कर दी गई। वजन त्योहार 2023 का कब आयोजित होगा? बार बार ये पूछा जाता है, वजन त्योहार कब मनाया जाता है? तो इस बार मनाया जाएगा 1 से 13 सितंबर 2023। मणिपुरी पोखरी इको पर्यटन स्थल बनाया गया कोरबा में। हर एक बातें ध्यान में रखते चलिए, ये अन्य बातें बता रहे हैं जुलाई से। हमर आंगन योजना, अंगना योजना, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के घर पहुंचकर उन्हें न्यायिक सहायता दिलाना, ये उद्देश्य है किसका? हमर अंगना योजना। मतलब हमर अंगना में अगर मारपीट हो ही महिलाओं के खिलाफ तो न्याय मिल ही महिला मल्ला, ठीक है। गंगा सोना, ये कौन है? एक सॉफ्टबॉल खिलाड़ी है, ये जो फोटो देख पा रहे हैं आप। राज्य की पहली महिला खिलाड़ी जिनका चयन एशियन गेम्स के लिए हुआ है भारतीय टीम में। एशियन गेम्स ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है। ज्ञानेश्वरी यादव, जिनके बारे में आप पहले भी सुन चुके हो, ये महिला वेट लिफ्टर है जिसको भारोत्तोलक बोला जाता है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग में सहायक ASI के पद पर इनको नियुक्त किया गया। एक स्पोर्ट्स कोटा होता है ना, ये कोई अनऑथेंटिक चीज नहीं है, स्पोर्ट्स कोटा होता है, डेफिनेटली होना भी चाहिए। राज्य के खिलाड़ियों को या देश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन में उनके लिए स्थान रिजर्व होता है, खेल कोटा। तो उसी के तहत इनको ASI का पद दिया गया ज्ञानेश्वरी यादव को। ये वेट लिफ्टर थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ पुस्तकों की। 2 पुस्तक का नाम ध्यान रखना है जो लिखे गए हैं। एक है सुराजी गांव, जो लिखा गया दुर्गा प्रसाद पारकर के द्वारा। ये है मतलब एक तरीके से साहित्यकार है एक तरीके से, इसके पहले भी इन्होंने कुछ रचना की है, रचनाकार है। तो ये छत्तीसगढ़ी नाटक है सुराजी गांव, दुर्गा प्रसाद पारकर के द्वारा लिखा गया, इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, ठीक है। एक इनकी रचना दुर्गा प्रसाद पारकर की मुझे ध्यान में है, लोक मंजरी और 36 लोक, छत्तीसगढ़ नहीं 36 लोक और लोक मंजरी, ये इनकी 2 रचनाएं और ध्यान में रख सकते हो आप। पुस्तक बैटल नॉट येट ओवर, मतलब लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, इसका मतलब यह है बैटल नॉट येट ओवर। आत्मकथा है ये किसकी? हमारे जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, उनके। ये हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान के राज्यपाल हैं, इसके पहले वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर है कहां से? ये है उड़ीसा से। उड़ीसा के 5 बार विधायक रह चुके हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी श्री। तो ये प्रॉपर उड़ीसा से है, लेकिन हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के विधायक राज्यपाल होने के पहले ये आंध्र प्रदेश के विधायक, आंध्र प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। अभी देखो इन्होंने जो हिंदी में लिखा बैटल नॉट येट ओवर, इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रोफेसर भगवान जय सिंह ने किया हुआ, ये ध्यान रखें।
चलो आगे बढ़े। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछता है ऐसा प्रश्न, कितना लक्ष्य रखा गया टाइप का। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की जाएगी। मतलब 1 एकड़ में मैक्सिमम धान 20 क्विंटल के हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है, मान लेते किसी के पास 5 एकड़ जमीन है, ठीक है, लेकिन उसकी पैदावार मान लेते हैं 120 क्विंटल हुई है। ठीक है, 120 क्विंटल हुई है, तो क्या पूरी सरकार 120 क्विंटल खरीदेगी? क्या नहीं। 5 एकड़ है तो 1 एकड़ में 20 क्विंटल के हिसाब से खरीदी होगी, तो टोटल उस व्यक्ति से 5 गुणा 20 मतलब 100 क्विंटल धान ही सरकार खरीदेगी। अब पैदावार ज़्यादा हो रही है तो कुछ वो सरकार को भी लिमिटेशन होता है, तो 1 एकड़ में 20 क्विंटल के हिसाब से सरकार खरीदी करेगी। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलहरी युक्त शिवालय जो है जगदलपुर में आपका है, जगत देव भूषण धारा वर्ष के द्वारा 1060 ईस्वी में निर्माण करवाया गया। यह भी चर्चा फिलहाल में आया। नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 में पिछले 4.5 वर्षों में 838 स्टार्टअप्स इकाइयां पंजीकृत हुई है। मतलब 838, 68 बोल दूंगा, माफ करना, 838 इकाइयां पंजीकृत हुई है, स्टार्टअप्स नए पंजीकृत हुए हैं औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ में। एक और बात पता चली 2019-24। ठीक है, अभी देखो एक चीज और देखो, जो भी डेटा बोर्ड में रहता है ना, अगर मान लेते हैं वो डेटा से कुछ मेरे मुंह से अलग निकल जाता है डेटा, जैसे 838 था उसको 68 अगर मैंने बोल दिया, तो मेरे बोलने पे आप मत जाना, यहाँ पर डेटा जो सामने लिखा हुआ है वो सही है। बोलने में कई बार जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। एक और बात, करंट अफेयर जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे बहुत सारी अन्य अतिरिक्त जानकारियां भी मिल रही है। जैसे यहीं पर पता चल गया कि छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति कब से कब तक चल रही है। मतलब ऐसे कई सारी बातें हैं जो स्टैटिक के तौर पे भी मिल रही है हमको। यहाँ पर ओवरऑल हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं करंट अफेयर, करेक्ट। मधेश्वर पहाड़ जैसे जशपुर में फिलहाल में चर्चा में आया। औरा पानी कहाँ पर है? बिलासपुर में। तो ये 2 अन्य बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया दोस्तों, क्या ये हो गया आपका जुलाई 2023 महीने का करंट अफेयर। अब इसी वीडियो के तहत हम पूरा करने वाले हैं अगस्त 2023 का वीडियो। चलिए आइए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हुए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर अगस्त 2023। ठीक, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, अभी ब्रेक तो नहीं चाहिए ना? ब्रेक चाहिए आपको तो आप तो कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, बाकी एक स्ट्रेच में कवर करने की कोशिश करिएगा। और ये देखो, ये सब वीडियो का नोट्स वगैरह नहीं बनाना है, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, एग्जाम टाइम में रिवीजन कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखते जाओ। एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो जो 4 ऑप्शन रहेंगे डेफिनेटली स्ट्राइक कर जाएगा दिमाग में, एग्जाम में बन जाएगा प्रश्न। चांदादाई गुफा, नागार्जुन गुफा हाल फिलहाल में चर्चा में आया। क्यों? ये गुफा पहले चांदादाई गुफा के नाम से जानी जाती थी, लेकिन इसका नाम परिवर्तित करके अब नागार्जुन गुफा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और दूसरी बात, कार्बन डेटिंग के माध्यम से इस गुफा की कितनी पुरानी है यह पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है। दोनों बात का विरोध किया जा रहा है स्थानीय निवासियों के द्वारा, तो इस कारण ये हाल फिलहाल में चर्चा में आया। एक तो नाम चेंज किया जा रहा है नागार्जुन, दूसरा कार्बन डेटिंग के माध्यम से अब थोड़ी गुफा के साथ, मतलब ये पर्यटन आस्था का स्थल है लोगों के लिए, स्थानीय निवासियों के लिए। वहां जाके कार्बन डेटिंग वगैरह करोगे तो हस्तक्षेप होगा, तो मतलब लोग इसे थोड़ा सा अच्छा नहीं ले रहे, तो इसको लेके विवाद हुआ 2 बातों को लेके। और ये 2 बात जो मैंने बताई वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी गहराई 60 फीट है, देख लेते हैं। और इसका निर्माण देखो कहाँ है, ये राजा सिंघाधुरवा की पहाड़ी पर, सिरपुर महासमुंद में। कहाँ पर है? सिरपुर महासमुंद, राजा सिंघाधुरवा की पहाड़ी पर। तो ये सब पूरी बातें इसके संबंध में हर एक बातें यहाँ पर लिखी हुई है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार राजा सिंघाधुरवा का किला और पहाड़ी पर स्थित चांदादाई गुफा गोंडवाना राज्य के समय से एक धार्मिक स्थल रहा है। ठीक, परंपरागत रूप से गोंड समाज के द्वारा यहाँ पर चांदादाई के रूप में माता कली कंकाली देवी की पूजा की जाती है। हर एक बातें इसमें कवर करने दिखते जाना। तो विवाद करंट में क्यों आ रहा है? विवाद पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ? क्योंकि ये सब कुछ क्लियर। नवरात्र के समय में बड़ी संख्या में लोग ना बाहर राज्यों से भी आता है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के लोग शामिल हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश नहीं लिखा है लेकिन आते हैं यहाँ पर आसपास के पूरे राज्यों से। आदिवासी गोंड समाज के द्वारा सामूहिक रूप से प्रत्येक कुंवार नवरात्र में ज्योति जवारा और नवाखाई आयोजन भी किया जाता है यहाँ पर। तो बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से धार्मिक आस्था का केंद्र है ये। गोंड राजा सिंघाधुरवा के किले से सिंघनगढ़ गोंडवाना राजा का ही एक वो रहा है, मतलब किला रहा है, परंतु अब इसका नाम परिवर्तित करके नागार्जुन गुफा किया जा रहा है, नाम चेंज किया जा रहा है नागार्जुन गुफा। तो स्थानीय जो समिति है ना, जय सिंघाधुरवा समिति, जो गोंड राजा की समिति है, वो अपोज कर रही है, इसका मना कर रही है। ठीक है, और गोंड समाज की आस्था को ध्यान में रखते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई है
और कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया को भी रोकने की मांग की जा रही है, छेड़छाड़ के तौर पे देखा जा रहा है उसको। तो नागार्जुन क्यों किया जा रहा है, अब वो बताएंगे आपको कि नागार्जुन नाम क्यों किया जा रहा है। आइए उसके पीछे कारण ये, यहां पर दावा यह है कि 2 मंजिला इस गुफा में 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के एक विद्वान, नागार्जुन का नाम आप जानते हैं, बहुत बार सुना होगा, ठीक है, बौद्ध विद्वान नागार्जुन, इन्होंने यहां पर योग साधना की थी करके यहां पर नाम चेंज किया जा रहा है। तो भैया ठीक है, योग साधना की होगी, लेकिन जो योग मतलब गोंड समाज के राजा जिस नाम पे ये गुफा या थी और उनकी एक समिति भी है, तो मेरे ख्याल से अब ठीक है, स्थानीय मुद्दा है, वो बात नहीं कर सकते इस पर। तो और साथ ही साथ इस मान्यता के आधार पर जो बौद्ध सर्वोच्च गुरु दलाई लामा माने जाते हैं, उन्होंने भी 2013 में यहाँ साधना की थी। तो एक तरीके से बौद्ध केंद्र के रूप में चिन्हित करते हुए इसका नाम नागार्जुन किया जा रहा था, जिसका अपोज किया जा रहा है। सिरपुर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको साडा के नाम से जानते हैं, इसका गठन 4 अप्रैल 2015 को हुआ था, क्योंकि सिरपुर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा समृद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक। बजट 2023-24 में 5 करोड़ रुपए, पूर्व में 1 लाख प्रति वर्ष था इस अथॉरिटी के द्वारा उस क्षेत्र के विकास करने के लिए, सिरपुर का विकास करने के लिए। अलग अलग देशों की सहमति भी इसमें मांगी गई कि क्या वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जैसे भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, युगांडा, जापान, कंबोडिया, 20 देशों को ईमेल किया गया, जिसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश का ईमेल पॉजिटिव रिप्लाई भी आया है। उनके विशेषज्ञ रायपुर आएंगे, विशेषज्ञ आएंगे यहाँ पर खोज कार्य वगैरह के लिए, है ना, ये सब के लिए होता है। यूनेस्को को भी इसके महत्व का अध्ययन कराने, विश्व धरोहर के रूप में मान्यता देने के लिए पत्र व्यवहार शुरू कर दिया गया है। सिरपुर जैसे मैंने बोला ना, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा समृद्ध है, ये प्राचीन छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करती थी, तो उसको लेके ना प्रॉपर एक साड़ा का ही निर्माण कर दिया गया, सिरपुर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का, ठीक है। और उसके लिए 5 करोड़ रुपए ना बजट वर्ष 2023 के लिए जारी वो किया गया, मतलब अरे अलॉट किया गया। आगे बढ़े तो ये है चांदादाई की गुफा, फोटो आपको दिखाई दे रही है, सिरपुर बारनाव पारा, ठीक है। पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किए जाने की कोशिश की जा रही है। बौद्ध धर्म से संबंधित धरोहर उस समय के प्राप्त हुए हैं, शिलालेख मूर्ति के रूप में लगातार अभी भी मिल रहे हैं। तो बौद्ध केंद्र के रूप में भी सिरपुर को हम जानते हैं, बुद्ध की बड़ी प्रतिमा है वहाँ पर, बौद्ध विहार, स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु विहार, ये सब आपने देखे हुए, सुने हुए। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ये बहुआयामी को बोलेंगे मल्टी डायमेंशन, ठीक है, मल्टी डायमेंशन मतलब अलग अलग इसके पैमाने होते हैं, अलग अलग इसके पैमाने होते हैं, बताएंगे कौन कौन से पैमाने हैं, वो उतना जरूरी नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में छत्तीसगढ़ का क्या है, कैसा है, देखते हैं। छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छा इसमें रैंक इंप्रूव किया, मतलब गरीबी हटाई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में बहुत सारा डेटा इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा, देखिएगा, और इसको याद करना पड़ेगा फिर, ठीक है। 1516 से 1921 के बीच राज्य के लगभग 40 लाख लोग, मतलब कुल मिला के होते हैं वो 13.53%, जितने गरीबी रेखा में है ना उसका 40 लाख लोग, जो निकल के आ रहा है 13.53%, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल के आए हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन का नहीं है, ये बात ध्यान रखें। नहीं छत्तीसगढ़ के ही लोगों का होगा यार, वो 40 लाख फिर इतने कैसे होंगे, करेक्ट, सॉरी, ठीक है, ठीक। आगे बात करते हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात राज्य में कितना, 2015-16 में आबादी था 29.90% कुल आबादी का। यहां पर भी मैंने बोल दिया था कि कुल आबादी का नहीं, माफ करना, उसको करेक्ट कर लेना। तो कुल आबादी का कितना, 29.90% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी। 2019-21 में वो कम होकर कितनी हो गई, 16.37%, तो अच्छी बात है। अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी कितनी प्रतिशत है, इंडिविजुअल डेटा। ग्रामीण क्षेत्रों में 19.71% और शहरी क्षेत्रों में ये बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, 4.59%, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बहुआयामी गरीबी में गिरावट आई है 16.07% की, और शहरी क्षेत्रों में इस बहुआयामी गरीबी में गिरावट आई है 5.58% की, करेक्ट। और उसके संदर्भ में ये बहुत सारा डेटा कि कौन सा जिला आगे कौन सा पीछे, इसके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। यहां से प्रश्न आप मान के चलिए आएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केंद्र के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा। 15-16 में राज्य के पुराने 18 जिलों के हिसाब से ये रैंकिंग जारी की गई थी। 19-21 में 27 जिलों के हिसाब से ये तुलनात्मक रिपोर्ट जारी हुआ, इसी के हिसाब से हम मान रहे हैं अभी फिलहाल।
अगर 18 पुराने जिलों की तुलनात्मक रिपोर्ट को देखें तो बीजापुर को छोड़कर ना बाकी के 17, 18 थे तो बाकी के 17 जिलों में बहुआयामी गरीबी में काफी कमी आई है। 18 के हिसाब से अगर देखें तो इस जिले में बढ़ी गरीबों की संख्या में। अभी देखो बीजापुर को छोड़ के बोल रहे तो बीजापुर में गरीबी और बढ़ गई, बीजापुर में गरीबी और बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 8.52% बढ़ गई और बीजापुर कम होने के बाद। ठीक, बाकी वो 18 की बात किए थे ना 15-16 में, 17 में कमी आ गई है। न्यूनतम बहुआयामी गरीबी जो है इन 4 जिलों में देखने को मिली है 10% से कम। दुर्ग में 3.55%, बालोद में 5.77%, धमतरी में 5.81 और रायपुर में 8.873%। ये बहुआयामी गरीबी देखने को मिली। तो 4 न्यूनतम गरीबी अनुपात वाले जिले जहां पर न्यूनतम है। ठीक, सर्वाधिक कहां है पर? तो सबसे पहले तो आपने देखा ही बीजापुर में सबसे ज्यादा 49.72 और बढ़ा कितना है? 8.52 बढ़ा है और बढ़ के कितना हो गया? 49.72%। 19-21 में सुकमा में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बहुआयामी गरीबी और तीसरे नंबर पे नारायणपुर। प्रतिशत अब इनका इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना सारा डेटा इसमें कर भी नहीं पाओगे। 15-16 से 19-21 के बीच में बहुआयामी गरीबी में परिवर्तन प्रतिशत में देखें तो सबसे ज्यादा गिरावट आई है कबीरधाम में। प्रतिशत के रूप में सबसे ज्यादा गिरावट देखो ये क्या है? ये सबसे कम गरीबी वाला प्रतिशत के रूप में दुर्ग में इतना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट देखने को कहां मिली? कबीरधाम में। कितना? 25.79% कमी आई है। ठीक है, तो सर्वाधिक कमी कबीरधाम में, ऐसा भी ध्यान रख लो। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे कमी ज्यादा कहां, सबसे कम कहां। सबसे कम गिरावट मतलब सबसे अधिक गिरावट गरीबी में, सबसे कम गरीबी में, ये सब आपको ध्यान रखना। सबसे ज्यादा गरीबी में बीजापुर, कितनी बढ़ोतरी हुई, ये सब इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा गिरावट दंतेवाड़ा, तीसरे सरगुजा, फिर चौथा बीजापुर। ये बढ़ोतरी हो गई, ये बढ़ोतरी हो गई, ये कमी नहीं हुई, बढ़ोतरी हो गई भैया, ये बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, चलो तो ये इसका बैनर है, ये इसका बैनर है। अब देखो जो 12 संकेतक की बात की, जो मल्टी डायमेंशन बोल रहे हैं ना, अलग अलग बहुआयाम जिसके हिसाब से गरीबी निर्धारित की जा रही है, उसमें ये सब है। पोषण आता है, स्वास्थ्य आता है, मातृत्व स्वास्थ्य आता है, स्कूली शिक्षा आता है, स्कूलों में सुधार, उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति, बैंक खाते, ये सबका पूरा क्राइटेरिया होता है ये बहुआयामी गरीबी के लिए। ये इसका पूरा क्या है? बैनर। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य पालन चर्चा में आया, क्यों? मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें नंबर पे आ गया छत्तीसगढ़ और मत्स्य उत्पादन में, मछली उत्पादन में 6वें नंबर पर आ गया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। इसके पहले भी मत्स्य क्षेत्र जो है उसको कृषि क्षेत्र के अंतर्गत लाकर जो मछली उत्पादन के संबंध में सुविधाएं हैं जैसे कृषि में मिलती है वैसे दिलाने का प्रयास किया और मछुआरों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है क्या? चलो, राज्य को 13 नए अनुविभाग और 18 नई तहसीलों का तोहफा। तो देखो तहसील वगैरह बनते जा रहे, कुल मिला के तहसील कितने हो गए भाई? 250। और अनुविभाग मतलब सब डिवीजन कितने हो गए? 122। तो आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कितना कर सकते। 250 के तहसील का नाम तो बिल्कुल याद किया ही नहीं जा सकता। हाँ, ये नए बनाए गए हैं तो इसका नाम एक बार आप पढ़ लेना भाई, मेरे हिसाब से प्रश्न नहीं आएगा, बाकी फिर आप देख ले। छत्तीसगढ़ में नया पुलिस रेंज बनाया गया, 6 पुलिस रेंज हो गए छत्तीसगढ़ में। इसके पहले छत्तीसगढ़ में कितने पुलिस रेंज हुआ करते थे? 5। ठीक है, 5 पुलिस रेंज। अब देखो 6 के 6 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। क्यों किया गया पुलिस रेंज? बेहतर कानून व्यवस्था को दृष्टि से, मतलब अच्छे पूरे क्षेत्र कवर हो पुलिस व्यवस्था के तौर पे इस कारण गठित किए गए। कौन सा नया आपका पुलिस रेंज नया वाला है वो किया गया है वो मैं बताऊंगा अभी। पहले देखो रायपुर रेंज के बारे में। रायपुर रेंज को 2 भागों में विभक्त किया गया। रायपुर रेंज जिला रायपुर रहेगा मेन, इसी तरीके के रायपुर ग्रामीण रेंज में धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा जिले को शामिल किया गया। दुर्ग रेंज में दुर्ग जिला, बेमेतरा, बालोद रहने वाले हैं। राजनांदगांव रेंज में राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, नए जिला, मोहला, मानपुर, ये सबको शामिल किया गया। कौन से रेंज में क्या आ रहा है आपको देखना बस एक बार। ठीक है, सरगुजा में ये सब आएंगे। कौन कौन से रेंज में, पुलिस रेंज में कौन कौन सा जिला आ रहा है ये सब आप एक बार देखते चलिएगा। ठीक, बस्तर रेंज में बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, तो मतलब सीधा सीधा कोई भी रेंज है उसके आसपास के जो जिले हैं वो उसमें शामिल। आईजी बस्तर के अधीन 2 डीआईजी रहने वाले हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप इसमें हायरार्की भी देख लो। आईजी बस्तर के अधीन 2 डीआईजी रहेंगे। डीआईजी दंतेवाड़ा के अंतर्गत जिला दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जिला रहने वाले हैं। डीआईजी कांकेर के अंदर जिला कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव रहेंगे।
इससे पहले कुल 5 रेंज थे, अभी राजनांदगांव को दुर्ग से अलग करके नया रेंज बना दिया गया। तो जो छठवां रेंज है ना वो है राजनांदगांव पुलिस रेंज, नया रेंज। क्लियर एकदम। सबसे बड़ा डायवर्सिटी जैव विविधता वाला नगर वन का लोकार्पण किया गया कहां? तालपुरी में। और तालपुरी कहां पर है? दुर्ग में, ठगड़ा बांध के साइड में। नहीं, नदी क्या है? शिवनाथ नदी। ठीक है। 300 एकड़ क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी जो वन है इसका उद्घाटन, लोकार्पण किया। 295 तरह के पशु पक्षी और 103 तरह के वनस्पति मिलते हैं, जीव वगैरह यहाँ पर नहीं है। ठीक है। आकर्षण क्या है? 108 एकड़ में फैला एक जलाशय है। 108 एकड़ में फैला एक जलाशय। साइकिल ट्रैक इसमें निर्माण किया गया 3 किलोमीटर का लगभग। बैठने के लिए बेंच लगाया गया, मतलब एक तरीके से एक वन जैसा डेवलप किया गया इसको। और ये देखो मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं लोकार्पण करते हुए बायोडायवर्सिटी पार्क। अमृत भारत स्टेशन योजना, भारत के स्टेशनों को, रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा हर तरीके से। जैसे देखो, ज़्यादा डिटेल ना बताते हुए ब्रीफ में बता रहा हूँ, सुनो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहले तो छत्तीसगढ़ में किन किन स्टेशनों का चयन किया गया वो मैं बताऊंगा, कब किया गया ये बताऊंगा, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है। जिन भी स्टेशनों का रेलवे स्टेशनों का चयन होगा उसमें फैसिलिटी इंप्रूव की जाएगी। जैसे एक चीज़ होता है क्या, कहाँ है भाई, ये कॉनकोर्स हो गया, फुट ओवरब्रिज हो गया, लिफ्ट फैसिलिटी, एस्केलेटर फैसिलिटी, वेटिंग रूम, वाणिज्यिक क्षेत्र, इन सब का आधुनिक तरीके से विकास किया जाएगा। कहीं पर वेटिंग रूम है, लाउंज वगैरह भी बनाया जाएगा। लाउंज मतलब जहाँ पर आप जाके रेस्ट करते हैं, वेटिंग रूम एक तरीके से बहुत अच्छा वेटिंग लाउंज बोलते हैं उसको। ठीक है। कॉनकोर्स मतलब भी एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोग बैठकर वेट करते हैं ट्रेन का, जहाँ पर मेन ट्रैक होता है ना, जहाँ पर ट्रेन आती है वहाँ पर जो वेट करते हैं ना उसको कॉनकोर्स बोला जाता है। तो इन सब का बहुत अच्छे तरीके से जो लिफ्ट है, एस्केलेटर है, उन सब का विकास किया जाएगा इसके तहत। तो उद्देश्य क्लियर है, तो इसको आराम से एक एक बार पढ़ना। इसमें छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्या? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तिल्दा, नेवरा, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस और महासमुंद, ये 7 इसमें शामिल किए गए। तो इन रेलवे स्टेशनों का इसके तहत विकास किया जाएगा। देश के कुल कितने हैं? 508 रेलवे स्टेशन, उनके पुनर्विकास किए जा रहे हैं, रिनोवेशन किया जा रहा है, सिंपल। और वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा कब किया गया? 6 अगस्त 2023 को। 6 अगस्त 2023 को वर्चुअली ऑनलाइन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है ना। इस महत्वाकांक्षी अमृत भारत योजना में छत्तीसगढ़ के कुल 32 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। 32 स्टेशनों के पुनर्विकास में कितने करोड़ रुपए खर्च आएंगे? इतने। ठीक है क्या? अभी तो 7 है, छत्तीसगढ़ के 7, इधर 7 लिखा है, इधर 32। तो वही बात है कि पहले चरण दूसरे चरण वाली बात होगी, पहले 7 फिर 32, दोनों ध्यान में रख लो भाई। ठीक है। तो जो मैंने बता दिया क्या होने वाला है, ये सब फैसिलिटी है। ये अमृत भारत स्टेशन योजना का एक बार क्या है, बैनर है, एक बार देख लीजिएगा। देखिए भगा नहीं रहे भाई, लेकिन जो हमारे करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड है ना उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। ये सब तो आराम से पढ़ सकते हो आप। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी घोषणाएं की गई यही देखते हैं। पहली घोषणा, ये सब जो लिखा है पूरी 15 अगस्त 2023 को जो घोषणा हुई है वो पढ़ने वाले। छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाएगा। अभी तक आप साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह देखते थे केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अब राज्य स्तर पर देखेंगे छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान। घोषणा सभी 15 अगस्त को होने वाली है, तो इसमें दिक्कत ही नहीं है। 3 श्रेणियां रखी गई छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान देने के लिए। पहला श्रेणी है छत्तीसगढ़ी और अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, जो छत्तीसगढ़ के ही अंतर्गत आती है ना, कुड़ुक आदि में लिखे गए साहित्य के लिए दिए जाएंगे। दूसरी श्रेणी है इसकी हिंदी में लिखे गए पद्य के लिए, पद्यांश। ठीक है। तीसरा श्रेणी है हिंदी में लिखे गए गद्य विधा के लिए या रचना के लिए दिए जाएंगे। तो 3 श्रेणी क्लियर। छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र की अन्य भाषा से रिलेटेड रचना के लिए, दूसरा पद्य के लिए हिंदी भाषा के, और हिंदी भाषा के गद्य के लिए तीसरी श्रेणी। हर श्रेणी में सम्मानित साहित्यकार को 5 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो 5 लाख रुपए ध्यान रखें यहां पर। अगला है उत्कृष्ट खिलाड़ी। उत्कृष्ट खिलाड़ी को क्या बेनिफिट दिया जाएगा, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ और कुश्ती खेल में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के घोषित कर दिया जाएगा उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं ये छत्तीसगढ़ के। कौन कौन सी खेल में? लंबी कूद, 100 मीटर दौड़, ठीक है, कुश्ती, इन सब खेलों।
उत्कृष्ट खिलाड़ी बोला जाएगा। छत्तीसगढ़ी कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना, कुक्कुट में क्या आता है, ये जो मुर्गी वगैरह आते हैं ना, इनको कुक्कुट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुक्कुट पालन प्रोत्साहित करने, नवीन रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से ये किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को सब्सिडी वाणिज्यिक दर के स्थान पर अब रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। कंसेशन करके इनको बिजली उपलब्ध कराई जाएगी जो कुक्कुट पालन कर रहे हैं। आगे बढ़े। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना, इसकी भी घोषणा की है 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने। निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है और 10 साल तक पंजीकृत, देखो कोई भी मजदूर वगैरह जो रहते हैं उनको पंजीकृत होना जरूरी, कौन सी संस्था से, ये भी करंट अफेयर में बताया हुआ है, ध्यान रखेंगे इसको। जो 10 साल से पंजीकृत है और 60 साल आयु पूरी हो चुकी है, 1500 रुपए मासिक पेंशन उनको दी जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन के लिए कृषि का दर्जा भी इनको दिया जाएगा। किसको किसको कृषि का दर्जा दिया जा रहा है? एक तो प्रयासरत मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा, दूसरा रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा दिया जा रहा है। कृषि का दर्जा दिए जाने के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि कृषि कार्य में बहुत सारे रियायत दर पे, एक तो लोन वगैरह है, बहुत सारी रियायत दी जाती है, अनुदान दिया जाता है। तो जिसको कृषि का दर्जा मिल जाएगा तो वो भी रियायत उनको मिलने लगेगी। सीधी बात वही है उद्देश्य। बालिकाओं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को ना गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली, ये ध्यान रखें। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले, मान लेते हैं अगर कोई लफुट वगैरह लोग हैं, ठीक, सुधर जाइए। ऐसा नहीं चलेगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेकिन आप कुछ भी कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत कम देखने को मिलता है, जो तैयारी कर रहा है, जो पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, कम से कम वो व्यक्ति विनम्र होता है और होना भी चाहिए। ठीक है। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 गौठानों को प्रस्तुत, अब देखो ये जो घोषणा हुई वो हो गई है 15 अगस्त को, अब नई चीजें देखते हैं। मुख्यमंत्री, अच्छा ये भी है, 15 अगस्त को ही सम्मानित किया है 3 गौठानों को उत्कृष्ट कार्य के लिए। वो 3 गौठान कौन कौन है? राजनांदगांव का अमलीडीह, ग्राम अमलीडीह, दुर्ग जिले का अमलीडीह, रायपुर वाला नहीं, राजनांदगांव जिले का ग्राम अमलीडीह, दुर्ग जिले का चंदखुरी, दुर्ग जिले का ग्राम चंदखुरी, रायपुर वाला नहीं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम हिर्री गौठान को पुरस्कृत किया गया उत्कृष्ट कार्य के लिए। सुराजी गांव योजना के तहत ये गौठान वगैरह बनाए जा रहे हैं, करेक्ट है क्या? मुख्यमंत्री मितान योजना डिजिटल नवाचार के लिए पुरस्कृत, कौन? मुख्यमंत्री मितान योजना। 24 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश योजना एवं निवेश कॉन्क्लेव जो लखनऊ में आयोजित हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री मितान योजना को पुरस्कृत किया गया है। केंद्र स्तर पर बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ मितान योजना को पुरस्कृत किया गया है। आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार तथा इलेक्ट द्वारा किया गया था। इसका सम्मान मुख्यमंत्री मितान योजना को डिजिटल नवाचार के लिए उत्कृष्ट परियोजना श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। कौन सी श्रेणी में? क्लियर है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल माध्यम का प्रयोग करते हुए नगरीय सेवाओं को आसानी से आम जनता तक उपलब्ध कराने के लिए दिया गया। अभी देखो, इस मितान योजना के तहत आपको पिछले करंट अफेयर में पढ़ाया गया था कि क्या है, मतलब कोई सरकारी काम आपको कराना है, लिखा देखो, शासकीय कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप 145-45 पे कॉल करेंगे, 145-45 पे कॉल करेंगे तो शासकीय आपके जो कर्मचारी होंगे आपके उस शासकीय कार्य के संबंध में आपके घर में ही आएंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, अगर ऐसा होता है बहुत अच्छी बात है। और ये अवार्ड का फोटो भी है, ये लो, ठीक। आ रही बात समझ में? चलिए बढ़े आगे, थोड़ा सा और बचा है, बस थोड़ा सा सब्र रख लीजिए, बस थोड़ा सा बचा है। छत्तीसगढ़ बाल कोष की घोषणा की है। राज्य के बच्चों के सर्वोत्तम हित में इस कोष का गठन किया गया, इस फंड का गठन किया गया। ठीक है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ बाल कोष में बालकों के कल्याण पुनर्वास के लिए अनुदान अंशदान के माध्यम से सहयोग राशि दी जाएगी। इस राशि का उपयोग किशोर न्याय निधि के प्रावधान के अनुसार, ये पढ़ा हुआ था, आने वाले बच्चों की शिक्षा दीक्षा पुनर्वास, मतलब जाके उनको कहीं और बसाना है अगर किसी चीज से अफेक्टेड है, उनके सर्वोत्तम हित में खर्च करने हेतु किया जाएगा। इस कोष में किसी भी व्यक्ति समूह स्थान द्वारा स्वैच्छिक रूप से दान अंशदान किया जा सकता है। जैसे शुरू में बताया गया था, इस फंड का निर्माण किया गया। अब इस फंड में कोई भी व्यक्ति संस्था दान कर सकती है और उस फंड में जो दान दिया जाएगा, मनी रेज करना आजकल बोलते हैं ना, अलग अलग जो संस्था देखते हो मनी रेज कर रहे हैं, तो वो जो भी मनी एकत्रित होगी, फंड एकत्रित होगा, उनको इन बालकों के किशोरों के हित में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जहां पर जैसे कोई अगर कोई पशु है, गाय वगैरह है, कहीं पर अगर चोटिल है, कहीं पर उनके साथ दुर्घटना वगैरह हुई है, तो वो मोबाइल है नाम, मोबाइल मतलब चलने वाला, चलित,
तो वो जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है, अब उनको ले जाना नहीं पड़ेगा। जैसे गाय कहीं पर चोटिल हो जाती थी, उनको तो चिकित्सालय तक ले जाना पड़ता था, अब वो खुद एम्बुलेंस के माध्यम से आके वहाँ ट्रीटमेंट कर देंगे उनकी। तो वही सब है ये गौवंश। गौवंश का मतलब सिर्फ गाय नहीं आते, गाय, भैंस, ठीक है, बैल, ये सब आएंगे उसमें। क्लियर। तो 163 मोबाइल वैन के माध्यम से गौठानों, ग्राम पंचायत और पहुंच सेवा कॉल सेंटर के माध्यम से जीपीएस लगे मोबाइल वैन पशु चिकित्सा सेवा की मॉनिटरिंग तथा परामर्श सुविधा प्रदान की जाएगी। घर घर जाकर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और टोल फ्री नंबर है इसके लिए 1962 टोल फ्री नंबर। ध्यान रखें, कहीं भी आपको पशु वगैरह दुर्घटनाग्रस्त चोटिल नजर आए, आप जरूर इस नंबर को ध्यान रखें। इसमें कॉल तो करके ट्राई कर सकते हैं ना, किसी पशु को उठाकर दूसरे का नहीं ले जा सकते, लेकिन ये तो इतनी तो संवेदना होनी चाहिए कि कम से कम जो भी हमारे से हो सके वो करना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उदाहरण देना इसलिए बनता है क्योंकि मानवता का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त का नाम है विवेक साहू, ठीक है, नाम भी लेना ज़रूरी है क्योंकि वो आदमी अपने स्वार्थ से ऊपर रह के गायों की, जो भी मतलब पशु उनको चोटिल नज़र आते हैं, दुर्घटनाग्रस्त नज़र आते हैं, अपने ही पैसे से, ऐसा नहीं है कि जाके वो किसी संस्था या गौठानों को दे दिया, नहीं, अपने पैसे से वो गाड़ी भी बुलाएंगे, गाड़ी बुला के उनमें उनको गायों को रख कर, केवल गाय नहीं, मतलब जैसे भी जो भी पशु उनको चोटिल नज़र आते हैं, जहाँ दुर्घटनाग्रस्त, जैसे हाईवे वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है, वो उनको उठाकर वहाँ पर ले जाकर अस्पताल में इलाज करके वापस उस क्षेत्र में छोड़ देते जहाँ पर वो गाय है, ठीक है। तो इतना वो कार्य करते हैं, और ये कार्य तक लगभग वो पिछले 15 सालों से कर रहे हैं। जब से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन वगैरह किया है वो तब से, मतलब दया भाव उनके में शुरू से था, लेकिन जब ग्रेजुएट वगैरह करते तो पैसा वैसा होता नहीं है, तो अभी वो अपने पैसे से ये सब करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर देखो, जैसे गौठानों को या फिर कोई गाया संस्था वगैरह को फ़ोन करो ना, तो उनके पास एक्सक्यूजेज रहते हैं, साफ बात है। ये सुनने में अच्छा लगता है कि ये समिति वो समिति गायों को लेके बनी हुई है जो एक फ़ोन में उपलब्ध हो जाएगी, नहीं, उनके पास बहुत सारी गायें वैसे भी है, वो भी दुविधा में रहते हैं हालांकि, लेकिन वो कई बार मना कर देते हैं। तो ये अपने पैसे से गाड़ी वगैरह बुलाकर फिर उसको लोड करा के इलाज करवा के वापस ला के छोड़ते हैं, बहुत सेवा करते हैं, पूरा पूरा दिन उनका चला जाता है काम को छोड़ के, ये भी करते हैं। तो एक उदाहरण मैंने पेश किया, कम से कम इतना ना करें तो ये तो करें, कम से कम ये इस नंबर पर डायल वगैरह ऐसा कुछ सरकार जो कर रही है उसका हम लाभ उठा सकें और किसी को राहत दे सकें, करेक्ट। तो ये वो मोबाइल पशु चिकित्सक इकाई है, एम्बुलेंस है, जिसके माध्यम से ये गौवंशी जो है, जिसमें भेड़ वगैरह सब आ जाते हैं, भेड़ बकरी सब आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ अन्य बातें जो अगस्त से हमको देखनी है वो देख लेते हैं फटाफट, आइए। और इस तरीके से 2 महीने का करंट अफेयर हमारा हो जाएगा पूरा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण पदक मिले इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्रॉप डॉक्टर 2.0 ऐप विकसित करने के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई। कौन किसको शपथ दिला रहा है, ध्यान रखें, तो न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी जी को शपथ दिलाई, ध्यान रखें, स्थायी जज के रूप में। ईश्वरी निषाद कौन है, छत्तीसगढ़ की दृष्टिबाधित एथलीट है ये। चाइना के हांगझू में आगामी 22 अक्टूबर से आयोजित होने वाली एशियन पैरा एथलेटिक्स खेल के लिए क्वालिफाई कर गई है ईश्वरी निषाद जी, ठीक है ना, दृष्टिबाधित एथलीट है। वसुंधरा सम्मान 23वां वरिष्ठ पत्रकार लेखक सुधीर सक्सेना को मिला है। सुधीर सक्सेना राष्ट्रीय ख्याति के पत्रकार हैं, नेशनल लेवल पे फेमस है, जिनका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान है। गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार है छत्तीसगढ़ के वन रक्षक दीपक शर्मा, ये जो नजर आ रहा है ना, दीपक शर्मा जी वन मंडल महासमुंद से हैं और गज यात्रा टीम से इनको दिया गया गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार। आयुष्मान भारत योजना क्रियान्वयन, इस पे फर्स्ट क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को पहली रैंकिंग मिली, दूसरे मध्य प्रदेश को मिली और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ ये पुरस्कार। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया, मतलब छत्तीसगढ़ है। 15वां नगर निगम महासमुंद, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट, ठीक है, घोषणा। छत्तीसगढ़ नस्ल की ब्रांडेड बकरी अंजोरी बकरी, छत्तीसगढ़ की देसी गाय कोसली गाय, ध्यान रखते चले, बकरी कौन सी, गाय कौन सा नस्ल। छत्तीसगढ़ का पहला गौमाता मुक्ति धाम रामानुजगंज बलरामपुर में। गौमाता मुक्ति धाम मतलब जहां किसी गाय वगैरह की मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए रामानुजगंज बलरामपुर, ध्यान रखें। कुश्ती एकेडमी की घोषणा कोंडागांव गुड़ियारी रायपुर में, ठीक है, कोंडागांव में और गुड़ियारी रायपुर में। समर्थन मूल्य लघु वनोपज खरीदी कितनी, वनोपज खरीदी 67 समर्थन मूल्य पे अब इस बार की जाएगी, ध्यान रखें डेटा। लिथियम भंडारित क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां कहां मिला लिथियम भंडारित क्षेत्र, मानगुरु की पहाड़ी कटघोरा में, कोरबा, रहा राम कछार पोड़ी उपरोड़ा कोरबा, यहां पर क्या मिल रहा है, लिथियम मिल रहा है, बैटरी बनती है इससे। राजकोषीय रिपोर्ट 2023-24
इसमें फर्स्ट महाराष्ट्र रहा, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ रहा, तीसरे नंबर पे तेलंगाना रहा। राजकोषीय रिपोर्ट, कुछ जलप्रपात खोजे गए, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जलप्रपात, इसको स्टैटिक में भी आपको ऐड कर लेना है, इससे प्रश्न अगर आए तो ये तो स्टैटिक बन जाता है, फिर स्टैटिक जीके बन जाता है ना, एक एक बार आप उससे जरूर पढ़ लें। तो ये था दोस्तों जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर 2 महीने का एक साथ कवर करिएगा। ये पीडीएफ आपको आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर शेयर कर दिया जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल के अंतर्गत। हमारे द्वारा ऑनलाइन कोर्सेज न्यूनतम शुल्क में चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को लेकर सुगढ़ छत्तीसगढ़, सभी विषय को लेकर समन्वित सीरीज, मैथ्स को लेकर मैथ्स रीजनिंग, और भी लक्ष्य बैच मतलब लॉन्ग टर्म बैच है वो 2 वर्ष को लेकर, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। तो इंडिविजुअल बैच के साथ हम संयुक्त बैच भी चलाते हैं। जो भी आपको परचेज करना है अपनी नीड के हिसाब से तैयारियों को लेकर, हमारे आजाद सीजीपीएससी एंड्रॉइड एप्लीकेशन, आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप वहाँ से कोर्स छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क बेस्ट स्टडी कंटेंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।